नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में वर्षों से पस्त पड़ी कांग्रेस में अब जान फूंकने की तैयारी की जा रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से उत्साहित कांग्रेस अब यूपी में वर्षों से आईसीयू में पड़ी कांग्रेस में जान फूंकने की कवायद करने जा रही है। कांग्रेस 26 जनवरी से हाथ मिलाओ अभियान का शुभारंभ करने की तैयारी में है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा एक बार फिर इस अभियान में सक्रिय भूमिका अदा करने को तैयार। गांव से लेकर शहरों तक कांग्रेस को मजबूत करने की रणनीति अख्तियार की जा रही है, जिससे घर घर तक कांग्रेस को पहुंचाया जा सके। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि 2024 के आम चुनाव में क्या कांग्रेस बीजेपी से टक्कर ले पाएगी और क्या समाजवादी पार्टी और बसपा जैसे दलों को पछाड़कर वोट बैंक अपने पाले में शिफ्ट कर पाएगी। यहां तो कांग्रेस की तरफ से रणनीति अख्तियार की जा रही है, लेकिन कांग्रेस से इस रणनीति से आखिर कितना फायदा उठा पाने में कामयाब होगी, इस पर चर्चा करने के लिए सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित अतिथियों से। मेरे साथ अशरफ अली खान साहब हैं, आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं, पूर्व विधायक हैं। आशीष सिंह जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं, आप कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जयप्रकाश उपाध्याय जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत मैं आशीष सिंह जी आपसे ही करना चाहूंगा। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान सुस्त पड़ी कांग्रेस में कितनी जान फूंक पाएगी? देखिए, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो है वो हमारे जो संगठन है उसके पुनर्गठन की एक प्रक्रिया है और इसके तहत हम बूथ स्तरों तक यात्राएं निकालेंगे। जो हमारा मैसेज है प्रेम का, सद्भाव का, एकता का, भाईचारे का, उसको लेकर जाएंगे लोगों तक। और ये सांगठनिक एक कवायद है। इसका सियासी नफा नुकसान हम लोग नहीं सोच रहे। देश में कैसे नफरतवादी ताकतें हैं, जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं, वो जो भ्रम फैला रही हैं, जो मुद्दों पर बात नहीं हो रही है, महंगाई है, बेरोजगारी है, इन सब चीजों पर जो बात नहीं हो रही, उन मुद्दों को जमीन पर ले जाना और उनके लिए एक आंदोलन खड़ा करना, ऐसी हमारी कोशिश है। एक सांगठनिक प्रयास है ताकि मुद्दों पर बात हो सके, गरीबी महंगाई पर बात हो सके, कानून व्यवस्था पर बात हो सके, अराजकता पर बात हो सके। इस अभियान का क्या माना जाए आशीष सिंह जी कि कोई राजनीतिक मकसद नहीं है, आप ये कह रहे हैं? देखिए, राजनीतिक मकसद जब राजनीतिक दल है तो कोई निकालेगा ही, लेकिन हम अपना प्रयास कर रहे हैं बेहतर से बेहतर करने का। जो पूर्व में हुआ उसको रक्षा कर सके, अच्छा प्रदर्शन हो सके और जो मजबूत विपक्ष की आवाज बनकर दीदी के नेतृत्व हम लोग सड़क पर रहे हैं, संघर्ष किया है। कोरोना काल से लेकर हम लोगों ने रेल जेल मुकदमे झेले हैं। वैसा नहीं है कि अगर नतीजे नहीं आए, वो सीटों में कन्वर्ट नहीं हुए, तो कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में मेहनत नहीं की। एक एक कार्यकर्ता आज भी जी जान से पार्टी के लिए लगा है, दीदी के निर्देशों का पालन कर रहा है और हम इसको आगे लेकर जाएंगे। हमें गर्व है कि हम लगातार सड़क पर संघर्ष करते हैं जनता के मुद्दों पर। जयप्रकाश उपाध्याय जी, भारत जोड़ो यात्रा का भी कोई राजनीतिक मकसद नहीं है और इस अभियान का भी राजनीतिक मकसद नहीं है, ये कांग्रेस की तरफ से जरूर कहा जा रहा है, लेकिन राजनीति के जानकार इस बात को मान रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का मकसद राहुल गांधी को एक चेहरे के तौर पर स्थापित करना है विपक्ष के, और साथ ही कांग्रेस जो वर्षों से कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में आईसीयू में है, अब जो कवायद की जा रही है, ये कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर देख रही है भारतीय जनता पार्टी? ऐसा है, भारत जोड़ो यात्रा की इनको आवश्यकता महसूस हुई। भारत को इन लोगों ने ही खंडित किया। उस समय अगर माननीय पटेल जी प्रधानमंत्री हो गए होते तो देश हमारा खंडित नहीं हुआ होता। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए इन लोगों ने भारत माता को खंडित किया। आज ये नौटंकी कर रहे हैं। भारत जोड़ने क्या जरूरत है? इनको तो कांग्रेस को जोड़ना चाहिए। जो कांग्रेस छिन्न भिन्न होती चली जा रही है, कांग्रेस खंड खंड होती चली जा रही है, इनको कांग्रेस जोड़ने की यात्रा निकालनी चाहिए। आज भारत बहुत सशक्त है, भारत बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के तहत भारतीय जनता पार्टी देश को बहुत ऊंचाई पर ले जा रही है। आज भारत का पहचान पूरे दुनिया के अंदर एक सशक्त राष्ट्र के रूप में हुआ है। तो ये कांग्रेस को नाटक कर रहे हैं भारत जोड़ने का, इनको कांग्रेस जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। आशीष सिंह जी की पार्टी आरोप लगा रही है कि भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी डर चुकी है, बेचैनी बीजेपी की बढ़ती जा रही है, क्योंकि यात्रा के साथ जितनी संख्या में लोगों का जुड़ाव देखने को मिल रहा है वो बीजेपी की परेशानी बढ़ाने के लिए काफी है। क्या आपको लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से संजीवनी मिल गई है कांग्रेस को?
संजीवनी इनको न तो मिली है, न तो दूर दूर तक मिलने की कोई संभावना है। ये अपना पीठ अपने ठोक करके अपने ये जो करना है कर रहे हैं। लेकिन भारत की जनता ये समझ गई है कि कांग्रेस ने ही इस देश का दुर्दशा किया है। आज तक जो देश की दुर्दशा हुई है, उस दुर्दशा का पूरा जिम्मा कांग्रेस के ही खाते में जाता है। और कांग्रेस आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बनाए हुए संस्थान। मैं आशीष भाई आ रहा हूं आपके पास, बारी बारी से अपनी बात रखेंगे तो बेहतर होगा। उपाध्याय जी बात पूरी कीजिए। बोलिए। मेरा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के किसी भी अभियान से कभी कोई चिंता नहीं करती है। ये अपना काम करे। हमको खुशी है कि कम से कम ये इतना सोच तो रहे हैं कि हमको ये काम करना चाहिए। लेकिन इनको सद्बुद्धि भगवान ने पहले कांग्रेस को जोड़ा ही। कांग्रेस छिन्न भिन्न हो गई है, खंड खंड हो गई है। इनको कांग्रेस को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। चलिए, यानी आपको लग रहा है कि पहले कांग्रेस को खुद को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए और इस कवायद का कोई खास फायदा होने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी की नजर में कांग्रेस का ये अभियान, इसको लेकर अशफाक अली साहब आप क्या इत्तेफाक रखते हैं? और एक महत्वपूर्ण सवाल कि उत्तर प्रदेश में अगर क्षेत्रीय दलों में सबसे मजबूत पार्टी की बात की जाए तो निसंदेह समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में है। क्या सपा और बसपा जैसे संगठनों के होने के बावजूद पछाड़ कर वोट बैंक को अपने पाले में कांग्रेस ला पाएगी? अक्षय जी, जहाँ तक समाजवादी पार्टी का जिक्र है, अभी तो दो पहलवान मेरठ युक्ति में है। एक पहलवान की हालत थोड़ी कमजोर थी, अब वो उभर कर आए हैं, और दूसरे पहलवान एक गद्दी पर बैठे हैं। जहाँ तक समाजवादी पार्टी का बात है, तो समाजवादी पार्टी तो एक समाज को जोड़ने के लिए, और हम 4 बार हुकूमत दिए आदरणीय नेता जी तो सिद्धांतों पर चलते हैं, डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी के सिद्धांतों पर चलते हैं। समाजवादी चर्चा करने का मेरी समझ से कोई ये विषय नहीं बनता है। हाँ, इतना जरूर है जब चर्चा होगी तो बात करेंगे। जहाँ तक आप बात करते हैं कांग्रेस की यात्रा की, राहुल गांधी जी एक इसमें कोई शक नहीं है। मैं व्यक्तिगत तौर पर पार्टी की नीतियाँ कुछ भी हो सकती है, लेकिन विदेश में मैं बैठा हूँ, अशफाक अली साहब और विधायक बैठा है, तो राहुल जी ने जितनी बड़ी यात्रा की है सराहनीय है। अब उसके नतीजे क्या होंगे मैं पॉलिटिकल इस बात से नहीं कहना चाहता। आप जोड़े उनका अभियान है, इस पर ज्यादा खौफ ज्यादा होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर खौफ ज्यादा हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं का खतरा, हमें तो इनसे कोई खतरा नहीं। नाम से हमेशा डरते रहे। जब महात्मा गांधी जी ने जब अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान को जोड़ा, ये सब दुखी हो गए, आंदोलन से दूर हो गए। उसके बाद देश में जो कांग्रेस ने संविधान बनाया, जो विधान बनाए, जो संस्थाएं बनाई, उन संस्थाओं को आज बेच रहे हैं। बैठे 70 सालों कांग्रेस में बना, बेच किसको रहे हो? दो पूंजीपति मित्र बेचने वाले, जो खरीदने वाले, वही इनकी पूंजी है और वही इनका सबका साथ सबका विकास। मतलब दो गुजराती बेच रहे हैं, 2 गुजराती खरीदने वाले। कांग्रेस पार्टी भाई क्यों पेट में दर्द क्यों? हम कुछ भी करें, हम हाथ से हाथ जोड़ो अभियान करें, हम लोगों का अभिवादन करें, हम सत्याग्रह करें, हम आंदोलन करें, इससे परेशानी क्या है? आपकी सत्ता हिलती हुई क्यों लग रही है आपको? आप अगर बहुत अच्छा काम करो तो भयभीत क्यों है? नहीं, अशफाक अली साहब जो कभी पूर्व में आपके सहयोगी हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में, भले ही अब साथ ना हो, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इस तरह के अभियान से कोई चिंतित होने की जरूरत नहीं है। यानी वो इस बात से आश्वस्त हैं कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इतनी मजबूत स्थिति में है, अगर मुकाबले के लिए कोई पार्टी होगी बीजेपी से तो वो कांग्रेस नहीं समाजवादी पार्टी होगी। नहीं, देखिए
समय काल परिस्थितियां बदलती हैं और हर चुनाव के अपने समीकरण होते हैं। केंद्र के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ लोगों का रुझान है और हम लोग खुद विधानसभा में वोट मांगने गए, कई जगह लोगों ने कहा भैया यहाँ तो समीकरण नहीं बन रहे, लेकिन केंद्र में हम वोट देंगे आपको। लेकिन आप एक चीज मानिए प्रियंका गांधी जी जब से उत्तर प्रदेश में प्रभारी बनी है, कोरोना काल में लोगों की जितनी मदद कांग्रेस पार्टी ने की है, हम सब ने की, सड़क पर उतर की, इतनी किसी दल ने नहीं की। और ये वही लोग हैं सत्ता में बैठे हुए लोग, जब लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तरस रहे थे, एक मास्क के लिए तरस रहे थे, राशन और पानी के लिए तरस रहे थे, तब ये लोग घरों में बैठकर ताली और थाली बजा रहे थे और 9 तारीख को 9 दिए जला रहे थे। उस समय अगर कोई संघर्ष कर रहा था सड़कों पर तो हमारी नेता माननीय प्रियंका गांधी कर रहे थे, हमारा वर्कर कर रहा था और जेल तक हमारे अध्यक्ष को 28-58 जेल में भी रहना पड़ा। तो कांग्रेस पार्टी लगातार काम कर रही है, ये चुनावी काम नहीं है, ये हमारे जनता पर भरोसा कायम क्यों नहीं हो पा रहा, इसके पीछे कारण आपको क्या लग रहा है? 2022 के चुनाव में कांग्रेस की क्या हालत रही उत्तर प्रदेश में? तो हम हिमाचल भी तो जीते, हम छत्तीसगढ़ को जीते, लेकिन जहाँ धार्मिक ध्रुवीकरण और जात पात पर जब चुनाव होगा तो कहीं न कहीं उसका नुकसान हुआ। नहीं तो जब आप आरोप लगा रहे हैं कि धार्मिक आधार पर जब चुनाव होगा, अगर मान लीजिए वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी फिर ले आती है तो फिर कैसे नैया पार होगी? आशीष सिंह जी, नैया कैसे पार होगी? आप कह रहे हैं कि बीजेपी ध्रुवीकरण कर देती है, अगर वही हथियार फिर चल जाता है 2024 के चुनाव में, तब क्या कीजिएगा? 80 करोड़ लोगों को आप गरीबी रेखा से नीचे ले आए और 5 किलो राशन बांटकर आप उनकी गरीबी का मजाक का होर्डिंग लगाएंगे तो आप प्रचार में थोड़ा आगे हो। हम काम में आगे थे, अपने काम को नहीं पहुंचा पाए, लेकिन अब पहुंचा रहे हैं। अब अगर मोहब्बत का पैगाम लेकर राहुल गांधी निकले हैं तो नफरत करने वालों को दर्द क्यों? ठीक है, जयप्रकाश उपाध्याय जी वो कह रहे हैं कि मोहब्बत का पैगाम लेकर राहुल गांधी निकलते हैं तो इससे घबराने की जरूरत क्या है? डर तो वो लोग रहे हैं जो देश में नफरत बांट रहे हैं। देखिए भाई साहब, मैं बताना चाहता हूँ ये लोग कितना मोहब्बत का पैगाम लेके चल रहे हैं। ये तो इस बात से प्रमाणित हुआ है कि देश में 80 करोड़ से ऊपर लोग गरीबी रेखा के नीचे रहे हैं और इन लोगों ने सर्वाधिक समय तक शासन किया है देश में। देश में भुखमरी की स्थिति, एक गरीबी दूर करने का नारा लेकर नरेगा में मनमोहन सिंह के टाइम 28 करोड़ लोग थे, आपने 8 साल में गरीबी चाहे आपने लोगों की नौकरियां छीन ली, आपने लोगों की गरीबी नहीं दूर होगी, आपने छोटे व्यापारी का धंधा मार दिया। आप क्या बात कर रहे हो? आशीष जी, उनका पक्ष आने दीजिए, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी ने भर्ती नहीं हो पाया है, क्या बात कर रहे हैं आप? 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को गैस कनेक्शन दिया हमने। सबका विकास, सबका भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और पूरे देश में खुशहाली का पैगाम दे रही है। ये विज्ञापनों में खुशहाली है, विज्ञापनों में खुशहाली है। अपने अंदर चाहे जो 50 करोड़ खर्च करते हैं आप, लेकिन देश के अंदर कंबल बांट दिया आपके विधायकों ने। बच्चों को मोजा और बच्चे नहीं दे पाए, दिखाई नहीं दे रहे थे। फंड में प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को यूनिफॉर्म और मोजे और स्वेटर नहीं दे पाया। हमारे कार्यकर्ता मोजे और स्वेटर आपकी सरकार ड्यूटी फंड में बच्चों को नहीं दे पाई। प्राइमरी स्कूल के बच्चों को किताबें नहीं दे पाया। क्या बात कर रहे गाँव में खाद्यान्न की व्यवस्था कर रहे थे। नहीं प्राप्त करा पा रहे। ठीक है, बारी बारी से आशीष भाई आऊंगा, बारी से आप काउंटर बिल्कुल कीजिएगा, मैं आपके पास आऊंगा। बारी से अगर बात रखेंगे ना तो लोगों तक आपकी आवाज पहुंचेगी कि आप लोग आखिर कहना क्या चाहते हैं और आपके दलों की नीति क्या है और नीयत क्या है। पूछिए, कोरोना काल में अगर भारतीय जनता पार्टी ने खाद्यान्न का प्रबंधन नहीं किया होता तो सबका व्यवसाय बंद हो गया था, सबका रोजगार बंद हो गया था। जो हैंड टू माउथ थे, जो रोज कमाने खाने वाले थे, वो सब मर जाते कोरोना से। उपाध्याय जी यहाँ पर 1 मिनट आपको रोकूंगा। मौजूदा वक्त में राशन बांटने की जरूरत फिर क्यों पड़ रही है? उपाध्याय जी, अपनी जेब से बचाया है, उनको खाद्यान्न पहुंचा करके राजस्थान के बॉर्डर पे खड़ी रही, आपने मजदूरों को पैदल चल के मार दिया, वो बसों की परमिशन तक नहीं दी। आप खुशहाली की बात करते हैं। चले ठीक है, मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ। उपाध्याय जी आपके पास आऊंगा। अशफाक भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशफाक जी, भाजपा के हमारे कार्यकर्ताओं ने अभी खाद की लाइन लगे हुए किसान खत्म जगह जगह मास्क। ठीक है जयप्रकाश जी और आशीष जी रुकिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। अशफाक भाई देखिए, यहां पर तो मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होता दिखाई दे रहा है, लेकिन चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में तस्वीर क्या यही होने वाली है या समाजवादी पार्टी
2024 का चुनाव पूरी मुस्तैदी के साथ लड़ने को तैयार है, आपको लग रहा है कि मुकाबले में है? देखिए ऐसा है, आप इस बात पर गौर करेंगे कि जहां तक अभी जो बीजेपी के लायक नेता है उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जो किसान था उसने जीडीपी हिंदुस्तान की कायम रखी है, पूरी दुनिया में उन्होंने इस बात में अपना नाम रोशन कर दिया। लेकिन इस हुकूमत में 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गया। जिस दिन से मुल्क आजाद हुआ तो किसान के नाम पर शहीद लिखा गया, इससे ज्यादा बदलूबाद क्या हो सकता है? और जहाँ तक रही मुकाबले की, अपनी बात बताते रहे, खुद अपने मुंह या लिखे बनते रहे। आज हिंदुस्तान की जो आवाम है वो खासतौर से उत्तर प्रदेश की आवाम आदरणीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है। नहीं अशफाक भाई, ये मुद्दे तो आप विधानसभा चुनाव के दौरान खूब उठा चुके हैं। विधानसभा चुनाव में जनता ने अपना फैसला भी सुना दिया, यानी ये मुद्दे जनता के लिए मैटर नहीं किए। वो जीडीपी खत्म की तरफ से किसान ने जिंदा रखा, उस किसान को क्या दिया? अब खाद की हालात में है, 50 किलो कट्टा 45 किलो का किया। आज यूरिया खाद की डाई की बात करेंगे तो अब जो सोसाइटीज है, जो फार्मर्स प्राइमरी सोसाइटी भी किसान लाइन में घोड़ा जाना पड़ रहा है, बर्फ पड़ रहा है, कहीं मिला उनको। और दूसरी बात करें गरीबों की बात, राशन बांट रहे साहब, किसी के घर से आ रहा राशन, हिंदुस्तान की आवाम के हम लोग इनकम टैक्स देते, इनकम टैक्स नहीं है, कहाँ से आता है? और बांट के मुल्क की टेंशन क्या है? बांटिए, राशन बांटने की बात अच्छी है, लेकिन भिख मंगे और मजदूर बना दिए। आदमी कहीं जाता नहीं, मजदूरी करने के लिए आज मजदूर मिलने की खेत पे जाने को तैयार। अशफाक भाई, इसका मतलब क्या निकाला जाए? और जहाँ तक अशफाक भाई गैस की बात है, आज देख लीजिए सिलेंडर कटवा के लोग उसमें जो है जनाब, जो कटवा के उसमें आग जला रहे हैं। हजारी सिलेंडर है, 1000 से ज्यादा का। और जब दूसरी हुकूमतें थी आदरणीय जो आजकल तेजस्वी प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में ढंग का बीजेपी वाले के मुताबिक बज रहा है, तो ये 400 का सिलेंडर 12 से बिकता है। पेट्रोल की बात करेंगे 62 रुपए बिकता था, 97 रुपए 30 से बिकता है। अशफाक भाई, अगर आप बात करिए, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाल में आप उसकी बात कीजिए। अशफाक भाई, विदेश तो हाथ जोड़े की थी और कहाँ से तरक्की में आ गए। और मुकाबले की बात, समाजवादी पार्टी सब की तरह यहाँ की आवाम की आवाज उठा रही है और हम लोग बातें करते हुए सदन से लेकर सड़कों पर, और कांग्रेस हमें प्रयास। अशफाक भाई, इसका मतलब क्या निकाला जाए? अशफाक भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है इस बारे में, और कांग्रेस प्रयास कर रही करे, लेकिन हमारा ना तो वेतन छुटकेगा कांग्रेस के आने से, ये बीजेपी वाले दिन छुटकेगा भाई होगा। हम लोग तो किसान मजदूर अखिलेश और मजदूर की पार्टी हो गई, और ये तो बड़े लोगों की जंग है। कांग्रेस भी एक भाई बड़े लोग बैठते हैं, बीजेपी में बड़े लोग बैठते हैं, गरीबों की पार्टी है, गरीब नहीं खड़ा है जहाँ था हमने विरोध करके था। अशफाक भाई जी भाई, मुझे इधर से आपकी आवाज आ रही थी, मैं इसलिए बोलता हूँ। चलिए ठीक है, अब उम्मीद करता हूं आपने तमाम बातें कही हैं। क्या राहुल गांधी का चेहरा पर समाजवादी पार्टी को स्वीकार होगा? देखिए, जहाँ तक राहुल जी के चेहरे की बात है, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, और अब उन्होंने दाढ़ी वैसाली अच्छे लग रहे हैं, वो नेता से अब फ्लैश पर नजर आते हैं। हमें उनके चेहरे से कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो इतना खूबसूरत शानदार है, जानदार चेहरा मेरे नेता अखिलेश यादव जी का है। भाई नेता मानते हैं तो आदरणीय अखिलेश यादव जी को नेता मानते हैं, राहुल। चलिए ठीक, आशीष सिंह जी वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो नेता से ज्यादा फिलोसफर नजर आते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी सोच के नेता है, तपस्वी हैं, मेहनत कर रहे हैं, देश को जो एक सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं, देश को जोड़ने में मोहब्बत का प्रयास। कोई शक नहीं है, इस बात की तस्वीर करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, काम प्रयास कर रहे हैं। ठीक ठीक, आशीष जी अपनी बात पूरी कीजिए। आशीष भाई आवाज पहुंच रही है? चले, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं अशफाक भाई, आप तक आवाज पहुंच रही है तो मेरा आपसे ही सवाल है, फिर मैं उपाध्याय जी के पास जाऊंगा और आशीष सिंह जी के पास। आ रहे ठीक, आशीष जी अपनी बात पूरी कीजिए। आ रहा हूं अशफाक भाई। आशीष जी वो कह रहे हैं फिलोसफर ज्यादा, नेता कम दिखाई देते हैं राहुल गांधी। चले, शायद कुछ डिस्टरबेंस है, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अशफाक भाई, इतना सदी भाषा का इस्तेमाल क्यों? आप इतनी सदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का वोट बैंक कहीं जाने वाला नहीं है, दूसरी तरफ कांग्रेस को भरोसा है कि इस अभियान के जरिए हम गांव-गांव घर-घर तक अपनी पकड़ बनाने को तैयार हैं। जी
आपको चेहरे से कोई ना इत्तेफाकी भी नहीं है, लेकिन खुलकर कहने से क्यों बच रहे हैं अशफाक भाई? समाजवादी पार्टी वोटों की राजनीति नहीं करती, वो तो विचारधारा है, समाज के हर कोने में, हर घर में है। अच्छा, आज भी समाजवादी तो खड़ी है, समाजवादी पार्टी सदन में अपनी बात, आवाम की बात कहती है, सड़क पर कहती है। अगर राहुल जी आगे आ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उनके जो और नेता है वो भी कदम से कदम मिलाकर चला, हम उसे एतराज रही है, उन्हें एतराज है, हाथ जोड़े यात्रा से, हाथ जोड़े मिशन से, या उनकी यात्रा से, हमें तो कोई एतराज ही नहीं है। वो अगर आवाम के बीच जा रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, आशीष जी तक अब आवाज पहुंच रही है। आशीष भाई वो कह रहे हैं राहुल गांधी में नेता कम फिलोसफर ज्यादा नजर आता है। देखिए, जब कोई तप करता है तो उसका तेज चेहरे पर दिखता है, तो उसमें उनको जो भी लगे, हमें तो वो तपस्वी दिखते हैं, हमारे नेता हैं, मेहनत कर रहे हैं, देश जोड़ रहे हैं, मोहब्बत का पैगाम लेके निकले हैं। मुकाबला उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के साथ कांग्रेस का ही होगा। इसलिए होगा कि बाबा साहब के संविधान, बाबा साहब के सिद्धांतों को बेचकर एक पार्टी बढ़ी, वो खत्म हो गई। गुंडा राज और जंगल राज सबको याद है, इसीलिए इस ध्रुवीकरण में फायदा हुआ बीजेपी को। और जो जुमला जीवी और प्रचार जीवी हैं, उनसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई का पैगाम देने वाली कांग्रेस पार्टी, इसकी तरफ लोगों का रुझान है, लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। और हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा। हम किसी आलोचना और उससे डरने वाले नहीं हैं। जिनको पेट में दर्द हो रही है, उनकी दर्द की दवा भी ईश्वर जाने वो करेगा। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि जिसके पेट में दर्द है उसकी दवा का इंतजाम खुद ही वो आदमी करे। लेकिन जयप्रकाश उपाध्याय जी, बीजेपी के लिए ये क्या बिन मांगी मुराद जैसी है क्या कि तमाम विपक्षी पार्टियां लामबंद होने की बात तो करती हैं, लेकिन जब चेहरे की बात आती है, अगुवाई कौन करेगा इसकी बात आती है, तब कहीं ना कहीं विवाद बखेड़ा शुरू हो जाता है। ये बीजेपी के लिए साइन है। देखिए, एक तो ये लोग बीच में लगे रहे हैं बोलने, जब मैं कुछ कह रहा हूँ तो बीच में सब लोग बोलने लगे हैं। हमारी यात्रा में ज्वाइन हुई है, मोहब्बत का पैगाम दीजिए। ये बीच में न बोला लोग। नहीं, ठीक है उपाध्याय जी, अपनी बात कीजिए। अशफाक भाई ने कहा है कि उनके अंदर मैं नेतृत्व का नेता उनको नहीं देख रहा, उनको मैं फिलासफर जान रहा हूँ। मैं तो उन्हें फिलासफर रूप में देख रहा हूँ, ना नेता देख रहा हूँ। मैं तो उनको भोला भाला इंसान देख रहा हूँ केवल। ये बहुत भोले भाले इंसान के रूप में है वो। जनता तो किसी को जुमलेबाजी जान रही थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भोला भाला कहेंगे तो जनता तस्लीम कर लेगी, आपको दिक्कत ठीक ठीक ठीक। नहीं, अशफाक भाई और आशीष जी एक साथ बोलने से ना आप लोगों की आवाज ठीक ढंग से पहुंच नहीं पाती दर्शकों तक कि आप क्या कहना चाहते हैं बारी बारी से, इसीलिए मैं सवाल कर रहा हूं। मैं काउंटर का पूरा मौका दूंगा आप सभी मेहमानों को, बेफिक्र रहे। ठीक है, उपाध्याय जी अपनी बात पूरी कीजिए। आपने बोला है, मैंने शांति से सुना है, मैं बोल रहा हूँ, आप सुनिए भाई साहब। नहीं उपाध्याय जी बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। आपको यात्रा में आने के लिए मैं ये बता रहा हूँ, आप यह जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी स्वयं पूरे देश में मोहब्बत का पैगाम दे रही है, सबको एक दूसरे से जोड़ रही है, सबके प्रति सहानुभूति दर्शा रही है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कफील खान और आजम खान जैसे नेताओं को मुकदमे लिख के जेल भेज दो। आशीष जी आ रहा हूँ, प्लीज आ रहा हूँ आपके पास। पत्रकारों पर मुकदमे लिख दो, जेल भेज दो। समाज सेवियों पर मुकदमे लिख दो, जेल भेज दो। जो अपराध करेगा उसको दंड मिलेगा। सरकार की व्यवस्था के खिलाफ सवाल उठाए। आशीष भाई, उपाध्याय जी ने आपके बीच में नहीं टोका। आशीष जी, उन्होंने आपके बीच में नहीं टोका, उन्हें भी सुन लीजिए। उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या दोष है? अपराध जो करेगा तो जो समाजसेवी और पत्रकार सच की आवाज बनकर उभरे, उन्हें जेल भेज दो। सुनिए, आप सबकी आवाज नहीं, आप की आवाज में बच्चे को सूखी रोटी, नमक दाल का पानी, पत्रकार गिराने से जेल। आशीष भाई इस तरह आप लोगों की बात समझ में नहीं आ रही ना सर, थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं आपके पास आऊंगा, काउंटर का पूरा मौका दूंगा। मोदी की बात ही है एक महत्वपूर्ण, नरेंद्र मोदी देश की आवाज है। आज आप देख लीजिए, नरेंद्र मोदी एक गरीब परिवार से थे, उन्होंने गरीबों के दर्द को महसूस किया, उन्होंने जाना कि गरीब हमारे वहाँ ऐसे हमारे करोड़ों लोग हमारे वहाँ हैं जिनके सर पे छत नहीं है, जिनके घर में बिजली कनेक्शन नहीं है, जिनके घर में गैस कनेक्शन नहीं है। बहुत गरीब हमारे पैसे का अभाव में मर जाते थे, उनके वहाँ जो गरीबी के नीचे थे उनके पास पैसा नहीं रहता था। बीमारी के बाद वो अपना खेत गिरवी रखते थे, औरत का जेवर गिरवी रखते थे,
फिर भी नहीं बता पाते थे। उपाध्याय जी, पार्टी ने ठीक है जयप्रकाश उपाध्याय जी। गरीबों हमने देश को पोलियो मुक्त भी किया, भाजपा मुक्त भी करेंगे, परेशान ना होइए। उपाध्याय जी, अगर कांग्रेस राहुल गांधी को चेहरा बनाने को लेकर अपनी तैयारी कर रही है तो इस तैयारी में बुराई क्या है? और दूसरा सवाल ये कि क्या राहुल गांधी के चेहरे से भयभीत हो रही है भारतीय जनता पार्टी? राहुल जी की किसानों को उनकी जमीन सबका प्रयास बिल्कुल खत्म कर रहे थे, भाजपा काम कर रही है। किसान आंदोलन को बढ़ा रहे थे। चले ठीक है, मैं आशीष जी और उपाध्याय जी आप दोनों को रोक रहा हूँ। अशफाक अली साहब भी हमारे साथ हैं। पूरी क्षमता से काम कर रहा है। ठीक है उपाध्याय जी, आप कह रहे हैं कि पूरी क्षमता से सरकार काम कर रही है, और आशीष सिंह जी कह रहे हैं कि अगर हम कोई अभियान शुरू कर रहे हैं तो इससे विरोधियों को पेट दर्द क्यों होता है। सीधा इशारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। लेकिन अशफाक साहब, काम करते हैं। ठीक उपाध्याय जी, के लिए काम नहीं करते। ठीक है सर, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। हमारे लिए भी भारत माता है भाई, लेकिन नहीं पठानकोट में जांच कराए थे, अगर जिन्ना जिन्ना की मुबारक पे चादर चढ़ाए थे। चले ठीक, अशफाक भाई, अभी आशीष सिंह जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में तो मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही होगा। अशफाक भाई, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? उपाध्याय जी प्लीज, मैं आपके पास आ रहा हूँ। शायद मेरी आवाज उपाध्याय जी तक नहीं पहुंच रही है सर। के लिए आप लोगों ने ठीक है सर, प्लीज। नहीं आशीष जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। एक सवाल मेरा अशफाक अली साहब से है। उपाध्याय जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा सर। उपाध्याय जी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। अशफाक अली साहब, अभी आपने सुना कि आशीष सिंह साहब कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुकाबला तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही होगा। जड़ें हिला दी हैं। मेरी आवाज पहुंच रही क्या? पूंजीपतियों गोदी में बैठी आशीष भाई, मेरी आवाज पहुंच रही क्या? थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। उपाध्याय जी आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? उपाध्याय जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मैं सर आपके पास आ रहा हूँ दोबारा। अशफाक अली साहब, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, सर सवाल तो सुन लीजिए। अशफाक भाई, मेरा सवाल तो सुन लीजिए जी। आशीष सिंह साहब कह रहे हैं कि यूपी में मुकाबला तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही होगा, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नीतियों को दरकिनार करने वालों को भी जनता सबक सिखा चुकी है, और जिनके राज में जंगल राज हुआ करता था उनको भी जनता ने जवाब दे दिया। वो कह रहे हैं मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में होगा। आप लोग कहीं है ही नहीं। अब अपने मुंह में मिट्टू भाई कहेंगे, आप हालात को देख रहे। विपक्ष की पार्टी हम लोग आज भी है, पिछली बार भी जब हम सदन में थे तब 8 महीने होते थे, फिर 7 होते हैं। मैं किसी की बुराई की बात पार्टी मुकाबला, अगर मुकाबला हम ये कहते हैं हम हुकूमत बनाएंगे 27वें प्रदेश में, और 24 की बात कर रहे हैं। कांग्रेस वाले को इस बात में हमारा शुक्राना अदा करना चाहिए मेरे नेता का, कि हम लोग उनके बारे में जिक्र नहीं कर रहे, हम तो उनकी बुराई नहीं करते। हम कहते हैं भाई आओ कैसे आएंगे, आप पूरे देश में अपनी पार्टी बताते हो भाई आइए। हिमाचल आपने जीत लिया, स्वागत है। आप राजस्थान जीत लिया, स्वागत है। आप दूसरे स्टेट जो अभी 6 स्टेट आ रहे हैं, आप जीतो से अपना वजूद खुद खत्म कर रहे हो भाई। हम लोग तो चाहते हैं वजूद बढ़ो, हम तो प्रदेश की बात कर रहे हैं, क्या कुछ प्रदेश सभा की। और लोकसभा में एक मत ये था कि आदरणीय श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी 4 से 40 और 39 सीटें लाते थे, तो सदन में कमी थोड़ी है। और जो दूसरे लोग थे उनका तो आज सदन में एक भी आदमी नहीं है, तो मुकाबले की हम इस बारे में जाने नहीं चाहते। सब लोग भाजपा कांग्रेस वाले भाजपा, अरे भाई मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, तो उसका तो मुकाबला सबसे होगा ही। लेकिन हम ये कहते ही नहीं कांग्रेस से हमारा मुकाबला है, तो कांग्रेस के साथ हम चुनाव भी लड़े हैं, हम इस बात से नहीं लड़ रहे। 105 सीटें हमने उनके साझे में असेंबली लड़ा था, तो हम विरोध की बात नहीं करते।
अरे भाई हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की जो खराब नीति है उसका विरोध करिए। कोई आता है उनका सड़कों पर विरोध करने की, हाँ सच है राहुल जी दूसरे प्रदेशों में गए हैं, अब प्रदेश में आए, अब उन्होंने यात्रा रोक दी। ठीक है। अरे भाई काहे रोक रहे हो, यात्रा चलाओ, ठीक है अशफाक भाई, ठीक है। यात्रा चल रही, यात्रा आशीष सिंह जी, आशीष सिंह जी, कुल मिलाकर लब्बो लुबाब ये है, खुलकर शायद अशफाक भाई नहीं कहना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से कहा यह जा रहा है कि दिल को बहलाने का ख्याल अच्छा है गालिब। मेरी तसल्ली के लिए वोट का दरिया ही काफी है। आशीष भाई, देखिए लोकसभा का चुनाव, केंद्र का चुनाव केंद्रीय मुद्दों पर होगा। केंद्र में कांग्रेस पार्टी लगातार है, उसकी मौजूदगी है, उसकी दस्तक है और लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं। लोगों का जुड़ाव है, लोगों का हुजूम है, लोगों का राहुल जी पर विश्वास है। और हमारी जो पुरानी यूपीए सरकार की योजनाएं रही हैं, भाई हम तो 400 में सिलेंडर दिए, उसके बाद आप खाद में सब्सिडी दिए, पेट्रोल डीजल सस्ता दिए, किसानों को तमाम रियायतें दिए, तो ऐसा नहीं। लेकिन जनता ने साथ नहीं दिया ना। और एक सवाल ये कि आशीष भाई, क्या ये राहुल गांधी के साथ साथ अब उत्तर प्रदेश में, क्योंकि इस अभियान की कमान प्रियंका गांधी वाड्रा संभालने जा रही हैं, क्या आपको लग रहा है कि उनकी भी अग्नि परीक्षा होगी, लिटमस टेस्ट है प्रियंका गांधी का भी? देखिए अग्नि परीक्षा तो हम सब कार्यकर्ताओं की है, हम सब मेहनत करेंगे और हम लोग तो सेवा का संकल्प, सेवा का सत्याग्रह है हमारा, सेवा संकल्प के बाद, सेवा के बाद हम लोग काम कर रहे हैं। और उसके जो सियासी नफा नुकसान होंगे उसके लिए हम लोग तैयार हैं। ऐसी बात थोड़ी, मेहनत करेंगे तो आगे नहीं, क्योंकि इससे पहले भी जब राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर उन्हें तैनात किया गया था और उत्तर प्रदेश की बागडोर सौंपी गई थी, इसी उम्मीद के साथ कि वर्षों से सोई पड़ी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में एक नया संचार होगा और जनता तक कांग्रेस अपनी पैठ बना पाएगी, लेकिन दाव चला नहीं, प्रियंका गांधी वाड्रा फेल साबित हुई। तो अब ऐसा क्या चमत्कार हो जाएगा प्रियंका गांधी वाड्रा के इस अभियान की कमान संभालने से कि जिससे 2024 का मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो जाए? बिल्कुल होगा। देखिए जनादेश का सम्मान, जो जनादेश आया हम उसका आदर करते हैं, लेकिन दीदी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगातार मेहनत की है, संगठन के नीचे तक बनाया है। हजारों कार्यकर्ता ने हमारे सत्ता के खिलाफ संघर्ष में जेल काटी है, हमारे अध्यक्ष ने जेल काटी है, दीदी और सब लोग, हम लोग लगातार, आप देखिए उन्नाव हो, चाहे लखीमपुर हो, चाहे किसानों पर गाड़ी चढ़ाई गई हो, चाहे किसान आंदोलन, सब जगह, चाहे मल्लाहों की लड़ाई हो, चाहे केवटों की लड़ाई हो, चाहे पिछड़ों की लड़ाई हो, चाहे दलितों की लड़ाई, अगर कोई मुखर आवाज बनकर उभरा है और घटना स्थल पर हर तरीके, भाई दीदी यहाँ तीन दिन दीदी को जेल में रखा गया, तो प्रियंका गांधी जी के साथ लगातार वो आम आदमी की आवाज है, संघर्ष की आवाज है, महिला अधिकारों की आवाज है और निश्चित ही हमको इस बार सफलता मिलेगी। नहीं, लेकिन एक सवाल उठते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी बेला में तो नजर आती हैं, सक्रियता दिखाई देती है, हालांकि इस बार ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि चुनाव में अभी वक्त है 2024 के, तो इसका आपको नहीं लगता कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है? मुझे शायद लग रहा है, आपको याद नहीं, अभी तो यूपी में आई थी, अभी विधानसभा चुनाव के बाद यूपी में आई। नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि अभी हाल फिलहाल की बात नहीं करते हैं, लेकिन इससे पहले आरोप यही लगते थे कि चुनाव खत्म, दौरे खत्म, जिसका नकारात्मक प्रभाव अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पड़ता है। देखिए नहीं, ऐसा नहीं, कार्यकर्ता का मनोबल पूरी तरीके से ऊंचा है, दीदी के नेतृत्व में पूरा काम हो रहा है। सत्ताधारी लोग बताएं कि ये परमानेंट चुनाव में रहते, कभी सेवा का की बात ही नहीं करते, ये सेवा की बात करें तो हमेशा चुनाव की बात करते हैं। ठीक है, उपाध्याय जी क्या कहिएगा? वो तो कह रहे हैं कि हम तो जन सेवा की बात करते हैं, लोगों को कैसे सहूलियतें पहुंचे, हमारा एजेंडा ये है। बीजेपी सिर्फ चुनावी मोड में रहती है, तो उसके लिए चुनाव से बढ़कर कुछ नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में इनको ये सद्बुद्धि आई है कि ये बात कह रहे हैं कि मैं जन सहूलियत की भी चिंता करता हूँ। जब इनकी सरकार थी तो जन सहूलियत की तो चिंता दूर दूर तक नहीं करते थे। अगर ये चिंता किए होते तो देश में 80 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे नहीं रहे होते। भाजपा ये करके आया, 400 में सिलेंडर दे रहे थे, तुमसे सस्ता था ना। अरे आप पेट्रोल दे रहे, तुमसे सस्ता था ना। मजदूरी क्या थी उस समय, मजदूरी क्या थी? संजीव भाई सुन लीजिए, उन्होंने बीच में इंटरप्ट नहीं किया, प्लीज सुन लीजिए, फिर आपके पास आऊंगा। आज क्यों महंगा है? आप ये जो है बेतुक लोगों का मत दीजिए। आज लोगों की राशन पेंशन दोनों की गारंटी थी, आज ना राशन की गारंटी ना पेंशन की गारंटी नहीं हो रही है। आप बताओ, नौकरियां खा गए ना, युवाओं को तरक्की नहीं दी आपने, क्या बात कर रहे हैं? ठीक है आशीष भाई, आप बोल रहे हैं, ठीक है, आऊंगा आपके पास। उपाध्याय जी सुन रहा था, मैं कुछ नहीं बोला हूँ। नहीं, आप अपनी बात सर पूरी कीजिए रखिए उपाध्याय जी। नहीं, आप सुनने का साहस फिर बाद में बोलिएगा, आप सुनने का साहस तो रखिए।
ठीक है सर, आप उपाध्याय जी अपनी बात पूरी कीजिए। साथ ही एक सवाल ये है, मजहब की बात करती है। आप लोगों की बेचैनी और परेशानी केवल और केवल इस बात के लिए है कि जिसको आप अपना वोट बैंक मान रहे थे वो भाजपा के साथ दिन दूना रात चौगुना गति से जुड़ रहा है। इस नाते आप लोगों को बेचैनी हो रही है, क्योंकि वो जान रहा है कि आप लोगों ने आज तक उन लोगों को कंफ्यूज किया, गुमराह किया। भाजपा आपकी दुश्मन है, आज उनको असलियत सामने आ गया है। जो भी हम अभियान चलाए हैं, सारे अभियान का लाभ उनको मिल रहा है, वो खुशहाल हो रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है उपाध्याय जी, आप कह रहे हैं कि जो भी अभियान आप लोग चला रहे हैं उसका फायदा पहुंच रहा है। उपाध्याय जी, लेकिन क्या उपाध्याय जी, लेकिन क्या आपको लगता है कि महंगाई और बेरोजगारी कमजोर पॉइंट है बीजेपी के लिए? अब भाजपा जो है दिन दूना रात चौगुना गति से आगे बढ़ रही है। उपाध्याय जी, मेरी आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? रोकने का क्षमता आप में तब आएगा जब पूरे जनमानस का चिंता करेंगे, जैसे भाजपा चिंता कर रही है। आप केवल एक दो लोगों को लेकर के अपनी बात करते हैं। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी करता है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर सारे विधायकों ने लिखा मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। आज ठंड में किसान खेत रखा रहा, कहाँ चले गए भाई चौकीदार? जाइए हमारे किसानों का ठंड में। चलिए ठीक, यानी आपको लग रहा है कि किसानों का मुद्दा एक बार फिर वोट बैंक की सियासत को चमका सकता है। मैं आशीष जी आऊंगा, उपाध्याय जी आपके पास भी आऊंगा। उपाध्याय जी, मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? बीजेपी के लिए महंगाई और बेरोजगारी कमजोर कड़ी है? फिर उसके बाद मैं अशफाक भाई के पास जाऊंगा। अच्छा जी, हेलो जी 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 उपाध्याय जी, हाँ क्या फिर बोलिए। मेरा सवाल है, क्या बीजेपी के लिए आप विपक्षियों को तो चुनौती नहीं मान रहे हैं, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है जो बीजेपी के लिए कमजोर कड़ी साबित हो सकता है? नहीं, जरा फिर तो रही, आवाज कट रहा आपका। जी, महंगाई और बेरोजगारी से संबंध मेरा सवाल है, क्या यह कमजोर कड़ी है बीजेपी के लिए? आप देखिए, महंगाई और बेरोजगारी दोनों इन लोगों का कोई मुद्दा नहीं है। दूसरा मुद्दा पावे क्या? कोई महंगाई नहीं है, कोई बेरोजगारी। आप बताइए कि हम हर क्षेत्र में, अभी देखिए पुलिस के क्षेत्र में, अभी देखिए स्वास्थ्य की व्यवस्था में हमने जो है हजारों हजार की नियुक्ति किया है। एक ही टाइम में नियुक्ति होती थी, उसके पहले लिस्ट बनता था, वसूली होती थी, फिर नियुक्ति होती थी। अब मेरे वहाँ रात में वो नौजुवक सोया है, सवेरे उसको वहाँ पहुंच गया अपॉइंटमेंट लेटर, उसको पता नहीं चल रहा है। ठीक है, देखिए अशफाक भाई कह रहे हैं कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। उपाध्याय जी, अशफाक भाई क्या कहिएगा? भारत जोड़ो यात्रा को तो आप लोगों ने समर्थन दिया, भले ही साथ ना दिया हो, लेकिन कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का समर्थन भी करेंगे कि नहीं? अच्छा जी, मैं एक बात बीच में कहना चाहूंगा, उसकी बात भी कर लेंगे। अभी डिस्ट्रिक्ट अमरोहा में एक ब्लॉक है रहरा जी, वहाँ पर किसानों ने जब त्रस्त हो गए, जो हरिहर वो पशु थे, जो आवारा पशु है, वो बर्बाद हो गए किसान, तो उन्होंने इतवार के दिन एक स्कूल में वो पशु भेज के सरकार को चेताने के लिए भेज दिए। तो किसानों पर मुकदमा कायम हुआ है, इस बात पर गौर करे सरकार। और महंगाई की बात, उससे क्या करना क्या जीना। आप मैंने जगह बताई, ब्लॉक रहेगा, जनपद अमरोहा, तहसील हसनपुर, सर्किल हसनपुर जी। किसानों के खिलाफ अच्छी मुकदमा गंभीर धाराओं में कायम हुआ है और किसान बेचारे रोते फिर रहे हैं। वो सरकार को चेता रहे थे कि इन पशुओं को हम कहाँ ले जाए। आप जो हमारा पशु की व्यवस्था कहा कि हम फरवरी में कर देंगे, जनवरी में कर देंगे, एक साल गुजर गया, कोई व्यवस्था नहीं हुई। अरे भाई, उस पर भी तो गौर करो। ठीक है अशफाक भाई, अब मेरे सवाल का जवाब भी दीजिए। मैं देखिए, जहाँ तक उनकी यात्राओं का सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग इस छोटे बात चाहें कि उनका विरोध करें। राहुल जी, अगर प्रियंका जी, अगर वो हाथ जोड़े की एक नया अभियान लेके आ रही है मोहम्मद का, तो उससे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मैं किसी की काबिलियत पर प्रश्न नहीं लगाता, लेकिन प्रियंका जी की जो नेतृत्व की क्षमता है वो पहले साबित हो चुकी है जी। उनके वक्त में भी कोई ज्यादा ये नहीं हुआ कि कोई नया काम हुआ और वो जो जनता को जोड़ पाएंगे। अगर जोड़ती है तो अच्छा है, लेकिन हमें ऐसा लगता नहीं कि आवाम के दिलों में वो राज कर रही। ठीक है आशीष भाई, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि उन्हें लगता नहीं है, हालांकि कोशिशों का समर्थन कर रहे हैं कि प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन नतीजा नहीं निकलेगा।
समान विचारधारा के हमारे साथी हैं और उनको भी निमंत्रण है जो आए और यात्रा में जुड़े, तो उनका ये जो धारणा है बदलेगी और कांग्रेस केंद्र में के चुनाव में केंद्रीय भूमिका में होगी, महत्वपूर्ण भूमिका में होगी। माननीय राहुल गांधी और माननीय दीदी जी के जो सेवा के संकल्प है, उन प्रयासों को जनता के दिल में जगह मिल रही है। यदि वास्तव में जो लोग आलोचना कर रहे हैं उनके प्रयासों को जगह मिल रही होती तो आज वो विपक्ष में क्यों बैठे होते, दूसरी बार सत्ता में नहीं आ गए होते। तमाम नारे गढ़े, तमाम वादे गढ़े, लेकिन नहीं कामयाब हुए ना। तो ऐसा नहीं है कि सफलता को ठीक है, इस पर जवाब अशफाक भाई से, फिर मैं आपके पास आशीष जी आ रहा हूँ। अशफाक भाई, लेकिन इतना जरूर है, मैंने कहा देखिए पिछले पार्लियामेंट्री नतीजे थे, आदरणीय राहुल जी के साउथ इंडिया में जाकर जितना बड़ा उनकी बहन है उस चीज से संभाला हुआ था। मैं खुशी ही कहूंगा जो एक चलचित्र से आकर एक छोटी सी अभिनय चुनावी में आदरणीय राहुल जी को प्रियंका जी के नेतृत्व के चुनाव में उन्हें वहां पर देखी, लेकिन कोई बात नहीं, अगर वो आ रही है, ये अच्छा काम करती है तो उसकी प्रशंसा भी की जाएगी और फॉरवर्ड भी किया जाएगा। चले ठीक, ये अंदाजे बयां तो बेहतर है कि तीर भी चला दीजिए और सामने वालों को पुचकार कर थोड़ा कमजोर था वो मजबूत होकर आए। ठीक, आशीष भाई, एक सवाल और भी लोगों के जहन में चल रहा है, तो कांग्रेस अगर उसको भरोसा इस बात को लेकर है कि जो 2019 के चुनाव में नहीं हुआ, 2014 के चुनाव में नहीं हुआ, या इस दरमियान जो विधानसभा चुनाव देश के अलग अलग हिस्सों में हुए वो नहीं हुआ, वो चमत्कार 2024 में होगा। अच्छी बात है, सभी को अपना आकलन करने का अधिकार है। तो क्या ये माना जाए कि राहुल गांधी इस बार अमेठी से चुनावी ताल ठोकते नजर आएंगे? तैयारी है? देखो ये तो माननीय शीर्ष नेतृत्व का फैसला है। सर सर्वे तो आप लोगों ने कराया है ना अमेठी में? नहीं, हमें इस बात की कोई हमें जानकारी नहीं है, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि जैसे इंडिया शाइनिंग जब नारा चला राम मंदिर के बाद, तो लोगों को लगा नहीं कभी सरकार नहीं जाएगी, कभी सरकार नहीं। उस समय मैं स्टूडेंट यूनियन में प्रेसिडेंट था, मैंने कांग्रेस ज्वाइन की जी, तो लोग मेरी आलोचना कर रहे थे, लेकिन 2004 में सोनिया जी के नेतृत्व में सरकार बन गई, चमत्कार हुआ ना। तो जब इंडिया शाइनिंग की हवा निकाल दी तो ये जो जुमला जीवी प्रचार जीवी शाइनिंग, इसकी भी हवा निकलेगी राहुल जी के नेतृत्व में। तो आपको नहीं लग रहा कि अमेठी से ताल ठोकनी चाहिए राहुल गांधी को? क्योंकि तमाम सवाल उठे कि राहुल गांधी अपना घर छोड़कर भाग खड़े हुए, उनको यूपी में सहारा नहीं दिखा तो वो दक्षिण का रुख करते दिखाई दे रहे हैं। जहाँ तक क्षमता के ऊपर बात थी, वो बातें करने का हम लोग राजनीति और वैसे भी अपने विचारधारा है। ठीक, अशफाक भाई, आशीष भाई, आपको नहीं लग रहा कि संदेश देने की जरूरत है, राहुल गांधी को अमेठी से ताल ठोकनी चाहिए? देखिए बताए, वो नेतृत्व का फैसला है, बाकी जो वो लोग फैसला करेंगे, हम लोग बहुत बताए, हम लोग तो छोटे कार्यकर्ता, इतना बड़ा फैसला हम लोग नहीं कह सकते वो करें। नहीं, मांग तो कर सकते हैं ना सर। नहीं, राहुल जी अमेठी लड़ेंगे, वहां भी जीतेंगे इस बार, वो जहां लड़ रहे हैं वहां भी जीतेंगे, ऐसा नहीं है। एक बार झूठ फरेब चल जाता है। नहीं, तो ये सर्वे कराने के पीछे का मकसद क्या था आशीष भाई? हाल ही में कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक सर्वे कराया गया जिसमें यह कहा गया कि राहुल गांधी अमेठी में जीतने की स्थिति में है मौजूदा वक्त में अगर चुनाव हो। नहीं, मुझे सर्वेक्षण का तो नहीं मालूम, लेकिन हम लोगों को पूरा विश्वास है वो लड़ेंगे और जीतेंगे। उपाध्याय जी क्या कहिएगा, अगर एक बार फिर राहुल गांधी अमेठी से ताल ठोकते हैं, कांग्रेस तो कह रही है कि इस बार स्मृति ईरानी की जमानत जब्त हो जाएगी अगर राहुल गांधी उतरते हैं? ऐसा है, वक्त ही बताएगा कौन कहां हो जाएगा। जो खुद को ना बता सका दूसरे को क्या बताएगा। स्मृति ईरानी जो है वो वहाँ की जमीनी नेता बन गई है। एक एक लोग वहाँ के उनसे स्नेह करते हैं, उनसे उनकी आत्मीयता है, उनके सुख दुख की स्मृति ईरानी चिंता करती हैं। पूरे क्षेत्र के लोग उनसे जुड़े हुए हैं, उनको तोड़ पाना बहुत कठिन है। आइए दिवा स्वप्न देख रहे हैं कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के लोग स्मृति ईरानी स्मृति ईरानी जो कर रही है वहाँ, वो वहाँ की जनता भी क्षेत्र में जाभी, मैं क्षेत्र में गया था 1 महीना पहले, वहाँ मैं देखा वहाँ के लोग स्मृति ईरानी को हाथों हाथ लिए हुए हैं। अमेठी नहीं, देश अमेठी। तो कांग्रेस का ये इंटरनल सर्वे क्या कहता है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी अगर आज की डेट में चुनाव लड़ जाए वहां से, तो स्मृति ईरानी को अपना बोरिया बिस्तर लेकर भागना पड़ेगा? बिल्कुल भागना पड़ेगा, जीतेंगे। उपाध्याय जी, छोटी मुंह बड़ी बात मैं नहीं कर सकता, कहने के लिए मुंह अपने पास जो कहना हो कह लिया जाए, लेकिन जमीनी हकीकत उससे अलग है, जो कह रहे हैं उससे अलग जमीनी हकीकत है। आपको लग रहा है कि योगी और मोदी की जोड़ी फिर कमाल दिखाएगी? उपाध्याय जी जी आपको लग रहा है कि मोदी और योगी की जोड़ी फिर चमत्कार करेगी, फिर कमाल दिखाएगी? मोदी और योगी सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो अवतार पुरुष हैं
और इस देश का भाग्य है कि योगी और मोदी के नेतृत्व में हम ये देश प्रगति कर रहा है। और चमत्कार तो वह चमत्कार होगा कि इन लोगों को ऐसे अवतार पुरुष है, पड़ेगा हम कहाँ बैठे। ऐसे अवतार पुरुष है जिनके साथ में 12 रुपए का सिलेंडर खरीदना पड़ रहा, 100 रुपए का पेट्रोल भराना पड़ा, 5 रुपए के मास्क पर 500 का चालान कराना पड़ रहा। अभी तो देखिए किसान को ठंड में टिकना पड़ रहा। अरे अवतार पुरुष है जिनके राज्य में प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पुरानी किताबों में पढ़ना पड़ रहा। ठीक है आशीष भाई, उनका टर्म है, उन्हें भी अपनी बात पूरी करने दीजिए। ऐसे अवतार पुरुष है ठीक है आशीष भाई, ठीक है। अवतार पुरुष है जो आज जरूरतमंद ऑक्सीजन का सिलेंडर कोरोना में नहीं दिला पाए। ऐसे अवतार पुरुष है जिनके सांसद कुलदीप सेंगर चिड़िया में बच्चों को बलात्कार करने का आरोपी है, उनके लिए ऐसे अवतार पुरुष है जिनके नेता उनके बेटे किसानों पर गाड़ी चला। चले ठीक है, अब तो चर्चा के समापन का वक्त हो रहा है, लेकिन एक फाइनल कमेंट अशफाक अली साहब का मैं जरूर इस पर लेना चाहूंगा। अशफाक भाई देखिए, इस डिबेट के दौरान भी मुकाबला तो जयप्रकाश उपाध्याय जी और आशीष सिंह जी के बीच में ही देखने को मिला है। आप लोग सेफ साइड होकर बल्लेबाजी करना चाह रहे हैं, खुलकर बोलने से कतरा रहे हैं, लेकिन अशफाक भाई क्या विपक्षियों के लिए ये आसान होगा? क्योंकि हर चुनाव से पहले एकजुटता का दावा जरूर किया जाता है, लेकिन तमाम चेहरे नजर आते हैं। अरविंद केजरीवाल भी हसरत पालते हैं देश का प्रधानमंत्री बनने की, चंद्रशेखर राव साहब कतार में हैं, ममता दीदी भी ये चाहती हैं कि देश की बागडोर उनके हाथों में एक बार आ जाए, नीतीश कुमार की भी हसरत सभी को पता है। तो तालमेल कैसे होगा अशफाक भाई? और हमारा देश जो है, ठीक है उपाध्याय जी, ठीक है सर, ठीक सर, आप कह रहे हैं कि हमारा पिलर बहुत मजबूत है, आशीष सिंह जी कह रहे हैं कि हम भी सीमेंट डालकर और मजबूती प्रदान कर रहे हैं। अशफाक भाई एक फाइनल रिएक्शन आपसे, मेरी आवाज पहुंच रही है अशफाक भाई आप तक? चाइना का नाम नहीं ले पाते एक बार। ठीक है आशीष भाई। मानववाद और अंत्योदय, ये हमारा जो अभियान है, इस अभियान के तहत सारी व्यवस्थाएं संचालित हो रही हैं। ठीक है, और भारत को चलिए ठीक है आशीष भाई, अब तो चर्चा के समापन का वक्त हो गया ना। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पर्याप्त अवसर मिला होगा अपनी बात रखने का। उपाध्याय जी नाराज मत होइए, अभी चुनाव में वक्त है। अशफाक भाई एक फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा। मैं सुन रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो आप लोगों को परेशानी क्यों हो रही है? नहीं सर, नहीं ये तोहमत मत लगाइए, नहीं आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, आप बात पूरी कर लीजिए, ये तोहमत मत लगाइए। बीच में लोग टोका-टोक कर रहे हैं तो बात उसमें नहीं आ रही। नहीं, निवेदन मैं कर रहा हूं आप सभी मेहमानों से, आप सभी सम्मानित हैं हमारे लिए, मैं निवेदन कर रहा हूं कि बारी बारी से। देखिए ये लोग सभी लोग केवल अलग अलग दिखाई देते हैं, सब एक ही है। कभी समय आने पर कांग्रेस सपा गठबंधन होता है, कभी सपा बसपा गठबंधन होता है, कभी बसपा कांग्रेस गठबंधन होता है। आप भी तो गठबंधन में हो, आप भी तो भाई 26 पार्टी का गठबंधन में होता है यार उपाध्याय जी, 45 पार्टी होता है, उस पर तो गौर कीजिए भाई, आप भी तो गठबंधन में हो। आप नहीं, आशीष जी कह रहे हैं कि हम तो निमंत्रण दे रहे हैं कि हमारी यात्रा में बीजेपी भी शामिल हो जाए। उपाध्याय जी आइए, आप भी आइए, स्वागत है। ऐसा है मोहब्बत का पैगाम लेके नहीं, मोहब्बत से ये निमंत्रण तो सपा को भी दिए थे, नहीं गए, बसपा को भी दिए थे, वो भी नहीं गई। चले तो आपका सवाल नहीं उठता, आप यही कहना चाह रहे हैं उपाध्याय जी? ठीक, हम तो कहेंगे निमंत्रण तो पूरे देश को दे रहे हैं, लेकिन तो कह रहे हैं ना जागते रहो, आप नहीं सो रहे हो। ठीक है सर। अशफाक भाई एक फाइनल रिएक्शन मैं इस पर आपसे चाह रहा हूं क्योंकि चर्चा के समापन का वक्त है। ठीक है उपाध्याय जी, उम्मीद करता हूं कि आपकी बात पूरी तरह से आ गई है। हम फिर चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर क्योंकि अभी चुनाव में वक्त है, कई बार डिबेट होगी इस पर। लेकिन अशफाक भाई विपक्ष एकजुट कैसे होगा, सवाल यही है। चेहरे तमाम हैं, वो एक चेहरा कैसे सामने आएगा जिसमें सबका सहयोग हो? हमारे खिलाफ रहे हैं, हम कैसे उस निमंत्रण में जा सकते हैं? ठीक उपाध्याय जी। अशफाक भाई मेरी आवाज पहुंच रही है अशफाक जी आप तक? हाँ पहुंच रही है जी, मेरा सवाल यह है कि विपक्ष में एकजुटता कैसे होगी, क्योंकि एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति हो रही है, सभी को अपने चेहरे में प्रधानमंत्री दिखता है। अच्छा जी, जब ये भारतीय जनता पार्टी जब सदन में होती थी, उनके पास विपक्ष में आदमी बैठने के लिए नहीं होता। देखिए वक्त की परिस्थिति है, एक वक्त सदन में 2 इनके पार्लियामेंट्रियन होते थे, आज उनके पास सत्ता है जी। उसमें मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हुकूमत दिल्ली में यूपी में उनकी है और वर्चस्व के साथ चल रही है। लेकिन जहाँ तक चेहरे की बात है, दूसरी बात है कि 2024 आ रहा है, अब वो कहते हमारे यहाँ यजमान दाल कितने मुँह मुदाए आगे को आ रहे हैं। और भैया पार्लियामेंट से पहले
6 स्टेट में चुनाव होने जा रहा है, उस पर गौर करें। और बीजेपी अपने चले बिल्कुल, यानी कि राजनीतिक घमासान तो जबरदस्त देखने को मिलेगा। हालांकि भले ही अभी वक्त हो 2024 के इलेक्शन में, लेकिन जिस तरह से कवायद की जा रही है, हर पार्टी अपनी अपनी मुस्तैदी की बात कर रही है। खासतौर पर आज हम कांग्रेस का जिक्र कर रहे थे, जो कहा जाता है कि देश के सबसे बड़े सूबे में 3 दशक से ज्यादा का वक्त हो गया जो अपने कार्यकर्ताओं को संजीवनी नहीं दे पाई। लेकिन इस बार उम्मीदें हैं भारत जोड़ो यात्रा से, और यही वजह कि अभियान के जरिए अब घर घर तक पहुंचने की तैयारी की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल जो है कि बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी से, जो कि कांग्रेस खुद मानती है कि बीजेपी इलेक्शन मोड में रहती है, उससे मोर्चा कैसे ले पाएगी, कैसे टक्कर ले पाएगी। और दूसरा, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी जैसे दलों को पछाड़कर क्या कांग्रेस अपना वजूद मजबूती के साथ स्थापित कर पाएगी, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मुकाबला होने में अभी काफी वक्त है, लेकिन अभी से ही कवायद शुरू की जा रही है। कांग्रेस की तरफ से 26 जनवरी से अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसका मकसद यह है कि किस तरह से गांव-गांव और शहर-शहर तक कांग्रेस को मजबूत किया जा सके। हालांकि उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय दल इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उन्हें लगता है कि कांग्रेस कवायद कर रही है, अपनी जगह है, लेकिन इसका कोई फायदा कांग्रेस को होने वाला नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टियां मजबूत स्थिति में हैं। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।